स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है भाई। गर्मी बढ़ रही है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है भाई, तो अपना ठीक से केयरिंग करें। खैर, तो अब बेटा हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं, और कल जो पढ़ाया था वो क्या था वो आपको याद होना चाहिए, है ना। बहुत आराम से पढ़ाया था तो आपको याद होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हम लोग जो है ओम्स लॉ में कल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना बेटा। कल हमने आपको रेजिस्टेंस में ये ऐसा यूनिट वगैरह कराया था। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? महो या साइमेन, यानी ओम इनवर्स। और कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? साइमेन पर मीटर या महो पर मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये मैंने जो है ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 ऐसा मैंने आपको करा दिया था बेटा, है ना। यहां तक मैंने आपको करा दिया था। अब हम बेटा इसमें और भी चीजें देखें बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली बात तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिए, रेजिस्टिविटी जिसे हम क्या नाम लेते हैं? दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। देखो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है समझेंगे कि वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम है वो कम ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम अगर है तो एल्यूमिनियम मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होगा। और एल्यूमिनियम का कोई भी शेप हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो क्यूब हो, यानी एल्यूमिनियम का कोई भी शेप होगा बेटा, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। तो हम बोलेंगे इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, यानी बेटा ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा बेटा? मटेरियल पर। ठीक है, ये वाली लाइन तो समझ में आ गई? वेरी गुड। फिर देखना बेटा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो बेसिकली रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ साथ शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। अगर हम बोले एल्यूमिनियम का वायर है, अगर उस एल्यूमिनियम को मैंने क्यूब बना दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मटेरियल सेम है लेकिन शेप एंड साइज अलग होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन बोथ material and shape and size of the conductor। यानी बेटा ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमें याद रख लेना चाहिए, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि रेजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ साथ शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो चीज है बेटा ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। आर बराबर देखो ना, रो एल बाई ए होता है कि नहीं होता है? तो रो मतलब हो गया रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लेंथ एंड एरिया, जाहिर सी बात है शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? तो रेजिस्टेंस शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, मटेरियल के साथ साथ शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करेगा। ओके, अब जरा सुने बेटा, देखिए अब जैसे ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, है ना।
नहीं आया तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप, और पुराने पिछले वीडियो ठीक जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर आपको आना चाहिए, जो मैंने कराया उसे याद होना चाहिए, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब देखिए जैसे इस पे एग्जाम्पल देखिए बेटा, तो एग्जाम्पल क्या है, बहुत आराम से सुनना है ना। एग्जाम्पल बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे तो हमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लीजिए हमने बोला कि ये कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है ना, और इसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस इज R, करंट ऐसे पास करेगा बेटा, ठीक है, और रेडियस इज R। अब हमने क्या करा, इसको खींचा, स्ट्रेच करा, ऐसे करके खींच दिया, स्ट्रेच करा तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपसे बोला हमने इसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच है ना बेटा, इसको क्या करा बेटा, स्ट्रेच, और इसके लेंथ को डबल कर दिया, मान लीजिए खींच करके 12 लेंथ का कर दिया। तो अगर मैं इसका लेंथ 12 कर दूं तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यही सिलेंड्रिकल वायर का अब हमें रेजिस्टेंस सॉल्व करना बेटा। तो यहां पर बेटा बहुत साफ साफ क्लियर है कि अगर लेंथ डबल हो गया तो क्या रेडियस वही होगा, तो हमारा आंसर है नहीं, रेडियस बदल जाएगा, रेडियस कुछ और हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा, चलिए हम एक काम करते हैं, रेडियस से ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिमाग लगाते हैं। मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A' हो गया, A' निकालेंगे पहले वॉल्यूम कंजर्व करके, तो वॉल्यूम कंजर्व करेंगे, यहां बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम, होता है ना पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम। तो बेटा खींच रहे हैं तो वॉल्यूम विल बी सेम, तो यहां पर बेटा वॉल्यूम होगा A' इंटू 2L, L से L कैंसिल आउट, तो A' बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो द न्यू रेजिस्टेंस R' इज इक्वल टू होगा, जब मैं इसे खींचूंगा तो साइज चेंज हो गया, तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी जो यहाँ थी वहां यहाँ भी वही रहेगी, तो बोलेंगे यस, क्योंकि रेजिस्टिविटी साइज पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर रो इंटू लेंथ, अब लेंथ कितना है 12 अपॉन A', अब रो इंटू 12 और A' की वैल्यू कितना पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो बेटा यहाँ पर 2 जाके आ जाएगा 4, तो 4 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, और देखिए अपना जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर तो होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, देखिए 4R हो गया, 4R हो गया, यानी नया रेजिस्टेंस इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा। बहुत साफ साफ बात कर रहा हूं बेटा, बिना घुमा फिरा के बात कर, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे, जैसे देखिए R बराबर होता है रो L अपॉन A, ये होता है। अब हम एक काम करेंगे, R बराबर रो L अपॉन A होता है, अब हम एक काम करते हैं कि L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो R बराबर हो गया रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा अगर मैं खींचूंगा इसे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा और वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस R अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस R' बराबर इनिशियल लेंथ L का स्क्वायर और फाइनल लेंथ 4L का स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो R' इज इक्वल टू 4, यहां लिख देता हूं, सो R' इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। तो देखिए हमारा सॉल्व हो गया, तो आप या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, वॉल्यूम कंजर्व करिएगा तो एरिया फाइनल निकलेगा, फिर इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रखिए, या फिर एक काम करते हैं ना, रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के टर्म्स में क्यों ना लिख लिया जाए, रो L स्क्वायर, देखिए रो L अपॉन A, L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, A इंटू L वॉल्यूम हो गया L स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर एंड वी हैव द रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? नहीं आई? बहुत आराम से आएगा बेटा, बहुत सिंपल है ये। इस क्वेश्चन को मैंने बनाया, आप इसको एक बार ठीक से देखना, जरूर आ जाएगा, बहुत अच्छा आएगा। जो मैंने तरीका बताया नोट्स में लिखो, फिर रफ में 2-3 बार बना लो तो परफेक्ट आ जाएगा, हर तरीके से आप कर लोगे इसे, है ना, बात समझो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते बेटा, देखो ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग को क्वेश्चन ये कहेगा, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कहेगा, बिल्कुल आराम से सुनना,
जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ द लेंथ ऑफ a conducting wire, if the length of a conducting wire be increased by 20%, then find the percentage change in resistance. Then find the percentage change in रेजिस्टेंस। अब बेटा हमें परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे बेटा ये सुनिए। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर बी इंक्रीज बाय 20%, यानी वायर का लेंथ अगर 20% इंक्रीज कर जाएगा, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो आप इसको देखिए कि लेंथ बढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा कैसे। R बराबर रो एल अपॉन ए। जब आप स्ट्रेच करोगे बोला ना, इफ द लेंथ ऑफ द वायर बी इंक्रीज, यानी खींच दिया जाए, बी स्ट्रेच, बी स्ट्रेच पे कर लो, खींच दिया मैंने, है ना, ये ज्यादा अच्छा बढ़ रहेगा। खींच दिया, जितना लेंथ उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो देखो बेटा आप एक काम करो, एल से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। आप रेजिस्टेंस को ना बहुत सिंपल, पहले तो वॉल्यूम में टर्म में लिख लो, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अब समझना आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से सोचना है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से। अब आपको ऐसे चलना है कि माना इनिशियल रेजिस्टेंस आर है, फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश, इनिशियल लेंथ एल है, अब फाइनल लेंथ कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो 20% से खींच गया, यानी एल का 20%, मतलब जो फाइनल लेंथ होगा बेटा वो एल प्लस एल का 20%, 4l/5। अगर ध्यान दीजिए तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 6l/5 आ जाएगा ना। देखिए 5 प्लस 1 6l/5। तो यहां पर बेटा न्यू लेंथ विल बी 6l/5, तो 36l² अपॉन 25। तो r' इज इक्वल टू होगा 36r अपॉन 25। दिस इज द r'। बट हमें यहां पर देखिए फाइनल लेंथ कैसे दिख रहा है, इनिशियल लेंथ एल है, उसमें एल का 20% इंक्रीज हुआ, तो एल का 20% देखा, उसको प्लस कर दिया, तो 6l/5 इज द फाइनल लेंथ। ये कितना सिंपल है कि अगर मैं बोलूं एल है उसमें 20% इंक्रीज करा दो, तो आप बताओ न्यू लेंथ कितना होगा, 6l/5। देखिए 6l/5 स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36l² अपॉन 25। सिंपल कहानी बेटा, बहुत सिंपल चल रहा है। 36 से इधर है, 25 इधर है, r' इधर गया, r' बराबर इधर। तो परसेंटेज चेंज करा बेटा, तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फाइनल रेजिस्टेंस 36r अपॉन 25 माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस r अपॉन r इंटू 100। r को कॉमन लेके कट जाएगा, 25 का एलसीएम हो जाएगा, 36 में से 25 जाएगा तो क्या 11 बचेगा। देखिए 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा इंटू 100। तो देखिए बेटा 44% का चेंज होएगा, 44% का चेंज होगा, 44% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ना रेजिस्टेंस रो L/A होता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्स रिलेशन, अगर वायर पतला हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेम लेंथ के दो वायर हो और एक मोटा और एक पतला हो तो पतले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है। ये पूरा जो कहानी है इसको समझिए ध्यान से, दिमाग में भेजे में घुसाइए क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन सबको समझना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। बहुत सिंपल है बेटा, नोट्स में लिखना है, रफ में 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आ जाएगा। और एक बार अच्छे से कर लोगे तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो बनाने आपको आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होएगा। चलो बेटा ध्यान से देखो और देखते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। कंसेप्ट यहां पर आपको एक चीज ये समझना है बेटा, कंसेप्ट क्या है
इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी क्वेश्चन बोलेगा इफ द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, बिल्कुल आराम से समझना, लेंथ ऑफ द वायर be x%, if the percentage change in length of the conducting wire be x%, where x is less than 10%, यानी बेटा x% बोला where x is less than 10%, जैसे बोलेगा यार परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर ना 2% है, 3% है, 5% है, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, लेंथ में परसेंटेज चेंज 10 से कम है, तो उस केस में क्या करना है, देन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज गिवन एज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज गिवन एज है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, रेजिस्टेंस वी हैव रो एल अपॉन ए, लेंथ को बढ़ाया गया है, तो एक काम करते इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि लेंथ खींचेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे लिख लीजिए रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा देखिए, अगर कभी भी परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर 10 से छोटा मिले, मेरी बात समझिए, मैं काम की बात कर रहा हूं, आपको समझना होगा कि अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ 10% से कम है, तो उस केस में क्या करना, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आर का डिफरेंशिएशन 1 इंटू स्मॉल पार्ट डी आर, रो बाय बी, ऐसे ही एल स्क्वायर का हो गया 2l इंटू डी एल, एल स्क्वायर का 2l इंटू डी एल। अब बेटा दोनों को डिवाइड कर देते हैं नाउ, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, डी आर अपॉन आर निकालते हैं, तो डी आर की वैल्यू मेरे पास ये है रो बाई बी इंटू 2l डी एल, और आर की वैल्यू कितना है, रो एल स्क्वायर बाई बी, बी से बी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो 2 इंटू डी एल बाई एल, और डी आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो बेटा आपको ये याद रखना चाहिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा, तो परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज चेंज इन एल। यानी अगर आपसे बोले कि लेंथ में 2% का चेंज है, तो यहाँ 2% इंटू 4% का चेंज होगा रेजिस्टेंस में। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, अगर देखिए ये नहीं नजर आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूं दोबारा से अच्छे से, देखिए यहाँ लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया ना, परसेंटेज चेंज इन एल। देखिए ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ये मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं। अगर अब ये फॉर्मूला कब लगाओगे जल्दी बताओ, तो ये फॉर्मूला तब लगाना, क्या मेरी बात सुनाई दे रही है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से सुनो, अगर ये फॉर्मूला लगाना हो तो हम तब लगाएंगे जब लेंथ में परसेंटेज चेंज 10 से कम हो। क्वेश्चन देखना, बोलेगा यार 2% का चेंज हुआ लेंथ में, लेंथ 2% से बढ़ाया गया, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे यार 2 इंटू 2% 4%, 3% बढ़ाया गया तो 3 इंटू 2 6%, यानी परसेंटेज चेंज इन आर 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज चेंज इन एल, प्रोवाइडेड दैट द चेंज परसेंटेज चेंज इन लेंथ विल बी लेस देन 10%। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बेटा। हाँ 10% से ज्यादा हो तो इससे पहले जो क्वेश्चन बना था 20% चेंज हुआ 25%, तो वो जो मेथड था फिर वही मेथड लगाएंगे, उसके बाद 2 इंटू नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं ये बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं बेटा, इसको एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना होगा, है ना। अच्छा चलिए देखिए, इस पे एक सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मुझसे क्वेश्चन में बोल दिया, अगर मुझसे क्वेश्चन में बोल दिया बेटा, जैसे लेकर सपोज आपसे अगर क्वेश्चन बोल दिया कि इफ द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, इफ द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर is 5%,
देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब बेटा इसमें करना क्या है ना, देखिए फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब मुझे रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये दिखाया गया परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज 5%, 5% जैसे देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो 10% से कम हुआ, तो कम हुआ तो अब कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत सिंपली हमें ये आ गया कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन आर इज, हम ये जानते हैं बेटा 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एल। बस अब करना क्या है, परसेंटेज चेंज इन कितना 5, तो 5 इंटू 2 10% का चेंज होगा रेजिस्टेंस में। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जैसे ही तुम क्वेश्चन में देखना कि लेंथ का परसेंटेज चेंज 10 से कम है, बस तुरंत आप मुंह करके लगा लेना। और अगर 10 से बड़ा हो तो फिर ऐसे मत बनाना, फिर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से बनाना, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ निकाल करके फिर प्रोपोर्शन करके फाइनल रेजिस्टेंस फिर परसेंटेज चेंज निकलेगा। तो बेटा ये कहानी जो है ये आप तभी आएगा जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो तो दिमाग में आएगा, फिर कहीं डाउट क्वेश्चन मिलेगा आपको तो ये डाउट ही नहीं बनेगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सिंपल कहानी नहीं है क्या, सिंपल, बहुत ही सिंपल कहानी है। मुंडी पर करते हैं, डरते नहीं है बेटा, डरते नहीं है बेटा। बहुत आराम से, जोर से बोलिए, बहुत आराम से। अब बेटा यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं बेटा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर जो होता है जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यानी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत आराम से सुनिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस को, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, सिंपल बात बोल रहा हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या है बेटा, इसको समझिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि रेजिस्टिविटी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझाया था, m/n² टाउ, याद करो मैंने ये कराया था। मुझे मालूम है बेटा ये फॉर्मूला आप भूल चुके हैं, मैंने ओम्स लॉ में कराया है इसको अच्छे से, अगर आपको याद हो तो आपको लगेगा हाँ ये कराया गया है सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और जिनको याद नहीं उनके लिए तो ये होगा ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो मैंने नहीं देखा कभी। तो भैया जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो सब अजूबा ही है, सब अजूबा है, सब जादू हो गया, जादू हो रहा है। और अगर बेटा आप पढ़ के आए हो, पुराने लेक्चर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, लिखा है, 2-3 बार रफ में क्वेश्चन सारे बनाए, पूरा कंसेप्ट 2-3 बार लिखे हो, प्रॉपर थ्योरी लिख रहे हो जिससे कि आपका कंसेप्ट बने, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम करना है, वर्कलोड ज्यादा है, डरा नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल समझा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जाते हो मेरे को बोलता था अरे यार तुम्हें ना मतलब यहां से ना 500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो मैं 500 किलोमीटर जब गाड़ी ड्राइव करने की सोचता हूं तो यार लंबा टारगेट है यार 500 किलोमीटर। मैं इस लॉकडाउन में पिछले 2-3 मई को मैं अपने भाई को अहमदाबाद से लाना था, वो गुजरात में लॉकडाउन में फंसा हुआ था, उसे घर लाना था। अब आगरा से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 950 किलोमीटर के आसपास। अब 950 किलोमीटर आपको गाड़ी ड्राइव करना है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने एक ड्राइवर लिया। अब ड्राइवर बोला सर हम एक दिन में 300 किलोमीटर ज्यादा चलाते ही नहीं है गाड़ी, अब 300 किलोमीटर से वो ज्यादा चलाएगा नहीं, तो बचा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ही चलाना पड़ेगा 650 किलोमीटर। तो अब समझो 300 किलोमीटर वो चलाएगा और 650 किलोमीटर मैं चलाऊंगा। तो अब मैंने क्या उसको बोला, मैंने बोला देख 300 किलोमीटर तो भूल जा। मैंने उसे सिंपल एक सिंपल कहानी बोला, मैंने कहा तू भूल जाए इसे। मैंने बोला चल आगरा से तुझे जयपुर पहुंचाना है पहले,
तो बस भूल जा, आगरा से मुझे जयपुर पहुंचाना है। मैंने इतना स्मॉल टारगेट दिया, आगरा से जयपुर चला, किलोमीटर भूल जा, जयपुर पहुंचा बस। अब वो जयपुर पहुंचाया मुझे, हम लोगों ने नाश्ता पानी करा, उसके बाद मैंने बोला मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं तुझे अजमेर पहुंचा देता हूँ। मैंने गाड़ी ली, बैठा बगल में, मैंने गाड़ी ड्राइव करी और मैंने अजमेर पहुंचाया। मैंने किलोमीटर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा अजमेर पहुंचना है बस। अजमेर मैंने पहुंचाया, अजमेर में मैंने फिर उससे बोला लाओ मैं चला देता हूँ गाड़ी। मैंने बोला भैया कुछ नहीं कर, तू माउंट आबू पहुंचा दे। बोला ठीक है। अजमेर से माउंट आबू, मैंने उसे बिल्कुल किलोमीटर देखने नहीं दिया, तो किलोमीटर भूल जा। अजमेर से वो माउंट आबू पहुंचाया, जैसे ही माउंट आबू आया मैंने बोला ला मुझे बैठ गया। माउंट आबू से मैं सीधा उसे अहमदाबाद पहुंचा दिया। इस पूरे जर्नी में उसे मैंने स्मॉल टारगेट्स दिए कि आपको केवल इतना पहुंचाना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो। स्मॉल, बल्कि हम और छोटे छोटे कर दिए थे। बीच में किशनगढ़ वगैरह में पड़ रहा था, मैंने देख लिया था मैप, तो मैंने जो है ना गूगल मैप से देख लिया था। मैंने कहा भैया तुझे किशनगढ़ पहुंचाना तो भूल जा, मैं चला लूंगा गाड़ी, उसके बाद तू किशनगढ़ पहुंचा। जयपुर पहुंचाया, जयपुर से मैंने अजमेर लिया, अजमेर से मैंने किशनगढ़ पहुंचा दिया। इस तरह से मैंने उसे स्मॉल टारगेट्स दिए और मैंने बोला किलोमीटर भूल जा, टारगेट्स दे, और टारगेट उसने अचीव करा। अल्टीमेटली जब हम लोग वहां पहुंचे अहमदाबाद, तो हमने देखा अरे यार आधा वो चलाया आधा मैं चलाया। मैंने कहा भैया दोनों ही तो आधे आधे चलाए, तुम तो बोलते थे 300 किलोमीटर ज्यादा चलाते नहीं गाड़ी, यहाँ तो तुमने बढ़िया चला लिया भाई। तो बोला नहीं मैं तो बता रहा था मैं तो 500 चला लेता हूँ। मैंने कहा देख तेरे को 500 किलोमीटर चला लेता है तो तू मुझे बेवकूफ क्यों बना रहा था। बोला भैया मैं चाह रहा था कि 300 किलोमीटर बोलूँ तो थोड़ा आप भी वैसे एडजस्ट करो। मैंने कहा भैया मैं तेरे से कोई बहस नहीं करा, मैंने तेरे से कोई आर्गुमेंट नहीं करा और मैंने तेरे से काम भी निकाल दिया। मन में सोचा अच्छा हुआ मैंने काम निकाल लिया, स्मॉल टारगेट्स दिया और काम निकाल दिया। तो बेटा मैं वही आपसे कह रहा हूं बेटा कि स्मॉल टारगेट्स आपको बनाने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईआईटी में टॉप करना है, आपको मेडिकल के एग्जाम में टॉप करना है, अभी थोड़ी देर के लिए उसे साइड करो। पहले ये सोचो मैं तो आज का दिन टॉप कर लूं अच्छे से, आज का दिन मेरा बेहतर जाएगा तभी तो मेरा एग्जाम भी बेहतर जाएगा। इसके लिए सिंपल सी बात है, आज आपको अच्छा करना है। जो पढ़ाया जाए 2-3 बार पूरा ढंग से पढ़ लो। टेस्ट में आने वाला मामला है, जो सिलेबस है उसे भी 1 घंटा 1.5 घंटा अलग से टाइम देना है। तो भैया ये सारे टाइम स्लॉट आप डिसाइड करो, टारगेट्स बनाओ। आज मुझे इतना काम करके सो जाना है, फिर उठो फिर टारगेट डिसाइड करो, आज मुझे इतना काम करके फिर सो जाना है। दिन भर में सोने से पहले मुझे इतने काम करने हैं, बस वो काम कर लो, बात खत्म हो गई। आपको बहुत ज्यादा काम थोड़ी ना करना है। तो भैया देखिए अब ये रेस्टिविटी है m upon n square tau। m is the mass of electron and n is what number of free electrons per unit volume। बता था ना, कुछ लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एल्यूमिनियम की यूनिट वॉल्यूम में अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, आयरन में अलग होगा, कॉपर में अलग होगा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ई क्या बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या बेटा, जल्दी बताओ, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, टाउ भूल गए ना, रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या है। अब बेटा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रैंडम स्पीड इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, और जब रैंडम स्पीड बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा तो रेस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इतना बात तो क्लियर है कि ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। और क्यों इंक्रीज कर रहा है आपके सामने, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड बढ़ जाती है ना, उसी तरह से बेटा कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गैस के मॉलिक्यूल की तरह टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी भी आरएमएस स्पीड दैट इज रैंडम स्पीड बढ़ जाएगा। और रैंडम स्पीड बढ़ेगा यानी थर्मल स्पीड बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, पक्का, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है ना, सही बोला ना कि ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अब यहां पर बेटा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज। हम ये मान के चलेंगे, मेरी बात सुनना, हम ये मान के चलेंगे कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा। जैसे याद है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे, थर्मल एक्सपेंशन, अगर कोई रॉड को गर्म करो तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा।
है ना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, ये हमने पढ़ता था ना। तो हम लोग को यहाँ पर मान के चलना है कि लेंथ और एरिया दैट इज नो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हेयर थर्मल एक्सपेंशन इज इग्नोर्ड, थर्मल एक्सपेंशन इज इग्नोर्ड। थर्मल एक्सपेंशन का बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से शेप एंड साइज एक्सपेंड होता है, तो वो हमें क्या करना है, इग्नोर करना, वो अभी नहीं हो रहा है। इतना भी ज्यादा गर्म मत करिए ग्लेन बढ़ने लगे, एरिया अपने आप फैलने लगे, वो नहीं है। तो यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर यानी टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाइएगा, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर increases, the resistance of the conductor increases। बहुत प्यार से बेटा increases, ठीक है, resistance of the conductor increases। यहां पर thermal expansion is ignored, थर्मल एक्सपेंशन को हमने क्या करा बेटा, इग्नोर्ड करा है, इज इग्नोर्ड, है ना। एकदम बिल्कुल साफ साफ कहानी है बेटा, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने लिखा है, कोई लफड़ा नहीं है। अब आज के बाद आपको याद रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहां पर बेटा एक रिलेशन लिखा गया, इसे सुनना। इफ द राइजिंग टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, इफ द राइजिंग टेम्परेचर is very small, अगर बेटा टेम्परेचर में राइज वेरी स्मॉल है, द राइजिंग टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, देन रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, क्या काम करते हैं, देन करके लिख देते हैं, देन R इज इक्वल टू होगा R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ध्यान दो बेटा, अगर देखिए ये अब आपके लिए एक नया रिलेशन है, इसे भूलना नहीं है, घबराना नहीं है, इट्स मी ओनली। घबराओ नहीं बेटा, मैं सब समझा दूंगा, मैं न्यूमेरिकल 3-4 करा दूंगा, है ना। कोई नया चीज है, इसे सीखो ध्यान से कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टर का ऐसे बढ़ जाएगा। और बेटा अगर यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन इग्नोर किया गया है तो यहाँ पर बेटा इफ द राइज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, अगर टेम्परेचर में राइज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, देन R इज रिटन एज R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पर बेटा आपको ध्यान देना होगा कि अल्फा इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। घबराना नहीं है, ये पर केल्विन होता है इसके असाइनमेंट, K की पावर -1 पर केल्विन। पहले तो यहां पर बेटा R इज द, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस, तो R इज द फाइनल रेजिस्टेंस, R नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट असाइन्ड पर केल्विन, एंड डेल्टा थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर, द चेंज इन टेम्परेचर। बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, पहले तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो हीट वाले चैप्टर में मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, L बराबर N नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये शायद डिग्री ना होगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब बेटा इस तरह का रिलेशन आपने लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ के लिए पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा तो याद होगा, L बराबर L नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जब हम एक लीनियर एक्सपेंशन, एक लाइन में एक्सपेंशन देखते हैं तो ये वाला लिखते हैं, उसी जैसा है बिल्कुल। वहां अल्फा को कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, यहां पर हम लोग अल्फा को टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर।
बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, घबराना नहीं, और नहीं आया तो दोबारा इसे देखो, मेरे स्टेटमेंट्स को दोबारा सुनो, मेरे जो वर्डिंग्स है उसको ठीक से सुनो, ध्यान से समझो, एक एक वर्ड मैंने मेरा इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है। चलिए बेटा इसे मैं मिटा रहा हूं, देखिए अभी और भी बात इसमें है, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं है ना, पहली बात तो बेटा इसमें पहली बात देखिए, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट विच डिपेंड्स अपॉन द, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी बेटा मैं आपको जो ये बोलना चाहता हूं उसको बहुत सिंपल तरीके से आप सुनेंगे, है ना, बड़े आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से सुनेंगे कि अल्फा बेटा मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर का अपना एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, एल्यूमिनियम का अपना होता है, आयरन का अपना होता है, सिल्वर का एक अपना होता है। कितना होता है ये हमें याद नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में अगर आएगा तो गिवन होएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अल्फा इज गिवन, या तो अल्फा फाइंड करना होगा या अल्फा गिवन होएगा। आपको ये नहीं याद करना है कि यार एल्यूमिनियम का कितना होगा, कॉपर का कितना होगा, ये सब हमें याद नहीं करना है। तो यहां पर बेटा अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट विच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहां पर बेटा आर इज द फाइनल रेजिस्टेंस, R naught is the initial resistance at 0 degree Celsius. Initial resistance at 0 degree Celsius. यहां पर ध्यान देने वाली बात ये बेटा कि R naught is the resistance, initial resistance at 0 degree Celsius. हाँ ये आपको समझना होगा। क्या मतलब है सर, कुछ सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा कि R naught is only not the initial resistance, it is the initial resistance at 0 degree Celsius. बहुत जरूरी बात है, R फाइनल रेजिस्टेंस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करा, छोटा चेंज करा, तो फाइनल रेजिस्टेंस इज द फाइनल रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर है। इनिशियल रेजिस्टेंस R naught is the initial resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। भाई ध्यान देने वाली इनिशियल रेजिस्टेंस at 0 डिग्री सेल्सियस है। भाई बहुत आराम से सुनो, देखो मैं बताता हूं, देखो मैं समझा रहा हूं, आराम से समझो इसे। अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं, घबराना नहीं, अभी सब सीख जाओगे, बहुत आराम से सुनोगे तो सीख जाओगे, है ना। बस आपको अभी थोड़ा एक पॉइंट और सुनो, फिर एग्जाम्पल करेंगे ना, एग्जाम्पल करेंगे, सब सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। अब जैसे देखो बेटा, बहुत आराम से सुनना, जैसे एक बात बताओ बेटा, कंडक्टर होता है, एक मटेरियल होता है कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जानते हो क्या होता है, जिसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। सेमी कंडक्टर मतलब कंडक्टर भी प्योर नहीं है और इंसुलेटर भी प्योर नहीं। इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के मटेरियल दोनों के सेमी कंडक्टर, जिससे बहुत थोड़ा थोड़ा करंट जाता रहेगा। इसमें अच्छा खासा करंट जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इंसुलेटर है विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसमें थोड़े थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना, एग्जांपल के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बेटा, सिलिकॉन Si से एंड जर्मेनियम Ge से। तो जानते हो बेटा, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है अल्फा, वो पॉजिटिव होता है। देखिए टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है कंडक्टर का, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि व्हेन यू राइज द टेम्परेचर, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन सेमीकंडक्टर का अल्फा बेटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0, माइनस में होता है, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो यहां पर बेटा एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ध्यान देना, उल्टा बिल्कुल,
अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में तुरंत पूछ लेगा, अरे यार किसी जर्मेनियम को हमने कूल किया, बी कूल्ड, यानी जर्मेनियम का टेम्परेचर कम किया, तो अगर टेम्परेचर कम करेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। और अगर टेम्परेचर को हम घटाएंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। When temperature decreases then resistance increases। यहाँ उल्टा रहता मामला, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो घटेगा। यहाँ तो है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। As temperature decreases the resistance of the conductor also decreases। इसने जानते एक बार क्वेश्चन पूछा कि एल्यूमिनियम और जर्मेनियम दोनों को कूल किया गया, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम दोनों को कूल किया गया, बताओ किसका रेजिस्टेंस घटेगा, किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मतलब देखो एल्यूमिनियम को कूल किया गया, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। फिर जर्मेनियम को कूल किया गया, उसको कूल करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। देखो जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। कूल करना मतलब ठंडा करना, यानी टेम्परेचर को घटाना, तो टेम्परेचर घटाओगे तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जबकि इंसुलेटर में तो अल्फा होता है 0, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस न तो बढ़ेगा न घटेगा। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, नो डिपेंडेंस of resistance on temperature, of resistance on temperature। देखो मैं कितनी अच्छी बात कर गया। अगर आप ये पूरा चीज याद कर जाओगे तो आप वाकई बहुत आराम से थ्योरी में आप स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन करना है इस पर, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक बने रहिए और रिवाइज कीजिएगा आज। ठीक है, ओके, थैंक यू।